तरह गौतम गंभीर का स्टेटमेंट आया है कि गौतम गंभीर ने कहा है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास 7 ऑलराउंडर्स होंगे, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो कोई बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी लग रही है मुझे कि जिस तरह का बयान आना कि एक टीम में अगर टोटल 11 प्लेयर्स है तो 7 ऑलराउंडर्स का होना ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट, आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस तरह की गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी है, आई थिंक वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन कोचिस में से एक है। जिस तरह उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ट्रॉफ़ी जितवाई, उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरह की इंडियन स्ट्रेटजी है वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। जब से गौतम गंभीर आए उनकी जो विन परसेंटेज है आई थिंक वो 100% है। उन्होंने 4 मैचेस खेले, 1 ड्रॉ हुआ है और 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं। इट मीन्स कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर बात की जाए इससे पहले अगर कोचिस के बारे में बात की जाए, ब्रेंडन मैकलम की अगर मैं बात करूं, जिस तरह वो इंग्लैंड के कोच बने थे, तो उससे पहले इंग्लैंड की जो टीम थी वो टेस्ट क्रिकेट में इतनी फास्ट नहीं थी। आई थिंक वो T20 नहीं खेलती थी। लेकिन अब जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी है, वो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में T20 क्रिकेट खेलने लगे, उनका जो अंदाज़ है टेस्ट क्रिकेट का चेंज हुआ है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है आई थिंक ये कोचिज़ ही चेंज करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के कोचिज़ को ले लें, अगर पाकिस्तान दिन ब दिन कोचिज़ चेंज करता रहता है, पाकिस्तान की टीम दिन ब दिन नीचे जा रही है, वहाँ जा पहुँची है पाकिस्तान। अब आई थिंक जिम्बाब्वे से भी नहीं जीत सकता। वो मुश्किल अगर आप पाकिस्तान को हरारे भेज दें तो जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरारे में हरा सकता है। लेकिन इससे पहले गौतम गंभीर के होते हुए T20 जो मैचेस हुए हैं उसमें अगर आप देखें जिस तरह की इंडिया की टीम थी, उन्होंने जिम्बाब्वे में 4 मैचेस जीते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, ये कोचेज़ जो होते हैं, ये जो बड़े बड़े कोचेज़ होते हैं, वो जो होते हैं ना, वो सारे जो स्ट्रेटजी होती है, उनकी ये स्ट्रेटजी होती है मैचेस विन करते हैं। तो यही चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये बड़े बड़े मैचेस विन करते हैं। जी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यार उससे पहले जो IPL के जो पहले सीज़न थे उसमें फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया तो आप देख सकते हैं कि पहले मैच ही उनकी टीम ने उनकी सिलेक्शन आप देखिए उन्होंने कितने बेहतरीन प्लेयर खिलाए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके आने से कोलकाता नाइट राइडर चैम्पियन बनी है इस साल। आप इस बारे में क्या कहेंगे? यही मैंने पहले ही आपको ये कहा कि जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी है, आप कोच तो अगर आप नॉर्मल बंदे को कोच बना दें, अगर उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी कोई नहीं है, उनके पास डायरेक्शन ही कोई नहीं हो, तो वो क्या कर सकते हैं? इससे पहले पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए कोचेज़ लाता है, हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नया कोच लाता है। अगर आप इंडियन कोचेज़ की बात करें, जिस तरह राहुल द्रविड़ ने वक्त गुजारा है, इंडिया ने जो ट्रॉफी जीती है उससे पहले अगर आप उनकी स्ट्रगल देखें तो वो कोचेज़ जो होते हैं वो 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। पाकिस्तान 1 साल में अपने कोचेज़ चेंज करता है। तो यही मेन वजह होती है जो कोच। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास अच्छे कोचेस हैं। इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान को फ़ॉरेन कोचेस की ज़रूरत है। आप देखें सकलैन मुश्ताक हो गए, मुश्ताक अहमद हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनुस खान हो गए। अगर आप इनको प्रॉपर टाइम दो तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आपको जिस तरह आपने कहा कि ना कि रमीज़ राजा को हमने चेयरमैन बनाया था तो फ़ौरन से ही उनका टाइम पूरा ही नहीं हुआ, उनको हमने पूरा टाइम दिया ही नहीं। तो हम ट्रस्ट नहीं करते पीपल पे, पहले लगा देते हैं फिर बहुत जल्दी उस चीज़ को हटा देते हैं। शायद यही वजह है कि इंडिया हमसे आगे है इस चीज़ में। ये आई थिंक ये ट्रस्ट का मामला नहीं होता। जहाँ तक मुझे लगता है आपको फुल अथॉरिटी देनी चाहिए। आप एक बंदे को चेयरमैन बना रहे हैं, आप एक बंदे को कोच बना रहे हैं, तो आप उनको इतनी अथॉरिटी दें कि वो प्लेयर के साथ जो करना चाहे उनकी मर्जी हो। जिस तरह उमर अकमल थे हमारी टीम में, इतने अच्छे प्लेयर आई थिंक पाकिस्तान ने आज तक इतना ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर का बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन उमर अकमल की सबसे बड़ी ख़राबी क्या थी? अगर उनके सामने एक अच्छा कोच खड़ा हुआ था, उनके सामने एक ऐसा कोच था जिसके पास फुल अथॉरिटी थी, और वही अगर आप देखें उसी कोच ने आपको चैम्पियन ट्रॉफ़ी जितवा के दी है। तो जब आप कोच को अथॉरिटी देते हैं वो आपको ट्रॉफीज़ विन करके देते हैं। आप ट्रस्ट भले ना करें, आप वसीम अकरम को कोच बना दें, ट्रस्ट भले ना करें, लेकिन आप उनको फुल अथॉरिटी दे दें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं गौतम गंभीर के स्टेटमेंट पे दोबारा आता हूँ। जैसे गौतम गंभीर ने कहा कि हम अपकमिंग आने वाले टाइम में हमारे पास 7 ऑलराउंडर्स होंगे, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर 7 ऑलराउंडर जो बैट्समैन हैं, तो क्या बॉलिंग करने से उनकी बैटिंग पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? बैटिंग पे फ़र्क क्यों पड़ेगा? आई थिंक ये तो एक अच्छी स्ट्रेटजी, मैंने कहा स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि अगर आपकी टीम में आपको लगता है कि बैटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप उनको अगर बॉलिंग भी सिखाते हैं तो ये गुड साइन होता है एक अच्छी टीम के लिए। ये कोचेज जो होते हैं जो माइंडसेट के साथ आते हैं,
जिनके पास एक प्लेन होता है, वो ये समझते हैं कि अगर ये बैटिंग तो वैसे ही कर लेते हैं, अगर इसके साथ थोड़ी बॉलिंग भी कर ले, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट में जिस तरह की सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग की, रिंकू सिंह ने जो सेकंड लास्ट ओवर डाला, तो उससे इंडिया को जीत मिली ना। तो अगर इस तरह की बॉलिंग वो करते हैं, अगर नेट में तो वैसे ही सब बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अगर क्वालिटी और थोड़ी सी अगर इनको स्पिन बॉलिंग मजीद सिखाई जाए तो ये दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल, कल आपने भी मैच देखा होगा, कल शुभमन गिल ने भी बॉलिंग करवाई है। आपने अगर उनका ओवर देखा, ऑफ स्पिन बहुत अच्छी डाल रहे थे, तो अगर इन पे थोड़ी सी मेहनत की जाए तो शुभमन गिल भी अच्छे से ऑफ स्पिनर बन सकते हैं। और ऊपर से शिवम दुबे ने जिस तरह की श्रीलंका स्टार्ट में खेल रही थी, उन्होंने कुछ 9-10 ओवर में अच्छे खासे रन भी बनाए थे और एक आध विकेट गिरी हुई थी, तो रन रेट उनका थे। शिवम दुबे आए जो गुड चेंज साबित हुआ इंडिया के लिए, वहाँ उन्होंने एक विकेट ली जहाँ से श्रीलंकन टीम पर प्रेशर आया। तो आप शिवम दुबे की बॉलिंग के बारे में क्या, बैटिंग तो वो आला करते हैं, बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? शिवम दुबे को आई थिंक मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा वेस्ट किया गया है। अगर आप हिस्ट्री चेक करें, क्रिकेट कैरियर चेक करें, तो ये ही वॉज अ गुड ऑलराउंडर। जब वो आए थे 2010-2011 में, आई थिंक जब वो टीम में आए थे, तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर थे, अच्छी बॉलिंग करते थे। जब धोनी के साथ ये होते थे, धोनी कप्तान होते थे, तब उस टीम में जब खेलते थे, तो ये एक परफेक्ट ऑलराउंडर थे। जिस तरह अब हार्दिक पांड्या है, तो आई थिंक उसको थोड़ा वेस्ट किया गया है, उसको मैचेस में ना खिला के, टीम से दूर रख के। हालांकि अगर अब इसको मजीद मौके दिए जाए तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बन सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि रिंकू सिंह, जिस तरह शुभमन गिल और सूर्य कुमार वगैरह ने ओवर्स करवाए हैं, क्या आपको लगता है कि गंभीर की जो सोच है ये आगे जाके कामयाब हो पाएगी या नहीं? ये तो बड़ी जो सोच होती है ना, वो आगे जाके मज़ीद कामयाबियाँ लाती है। ये तो स्टार्ट है, वो कहते हैं ना, ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये पार्टी शुरू हुई है, अब ये एंड नहीं हुआ। ये मज़ीद आगे आपको बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की माइंडसेट है गौतम गंभीर की, तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। जिस तरह अगर बात की जाए, इमरान खान ने, पाकिस्तान ने एक ही ODI वर्ल्ड कप जीता है, तो उसके पीछे अगर देखें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी, वो इमरान खान थे, जो ब्रेन यूज़ करते थे, जो प्लान्स के साथ आते थे। अगर 92 में इमरान खान भी वही अपनी पोजीशन पे आते, 6ठे नंबर पे आ जाते, तो पाकिस्तान आई थिंक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। तो वो स्टार्ट में आए, उनका जो ब्रेन था, उनका जो एक माइंडसेट था, थिंक टैंक था, वो सबसे अलग था। उन्होंने सोचा अगर मैं स्टार्ट में आऊँगा, बॉल खेल लूँगा, तो बॉल पुरानी हो जाएगी, तो बैटर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो ये जो बड़े बड़े ट्रॉफी जीतते हैं ना, इनके पीछे बहुत बड़ा ब्रेन होता है, बहुत बड़ा प्लानिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी वो थिंक टैंक्स होती है। तो जी बिल्कुल, तो आपको लगता है कि गंभीर के आने से इंडिया में एक नई, मतलब एक नया जो माइंडसेट है, एक नई जो पावर आने वाली है, एक नई जो हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि गौतम गंभीर की सोच इस वजह से भी ज़्यादा अच्छी है कि आपने नोट किया होगा कि कल श्रीलंका के पास जब उनके मेन बॉलर वनिंदु हसरंगा और डुनित विलाले के ओवर ख़त्म हो गए, तो उन्होंने चरित असलंका जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है, उनसे ओवर करवाए, उन्होंने ही मैच विन करवाया। इस बारे में आप क्या कहें? ये मैं भी यही कहूँगा कि देखें, कल जिस तरह से लास्ट ओवर करवाया, सेकंड लास्ट, अगर डेथ ओवर्स बोल दें तो स्पिन से करवाना, आई थिंक ये वही सोच है। जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने अपनी कैप्टनसी में जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया था खुद को और अपने एक पार्टनर बॉलिंग में, तो जब आपको पता चल जाए कि यार यहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है, तो स्पिन को काफ़ी हेल्प मिल रही है, तब आप स्पिन को लाते हैं, तो वो आपको अचीवमेंट देते हैं, वो आपको जैकपॉट्स, बड़े बड़े जैकपॉट्स देते हैं। जिस तरह लास्ट 2 विकेटें थी, वो जैकपॉट्स थी श्रीलंका के लिए, अगर वो ना गिरती तो इंडिया मैच जीत जाता। लेकिन ये जो थिंक टैंक होता है, मेन चीज़ होती है यहाँ पर आपकी कैप्टनसी किस लेवल की है। आई थिंक अगर यही चीज़ें बाबर आजम ट्राई करें, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडिया से सीखना चाहिए कि किस तरह वो कोचेस पे ट्रस्ट करते हैं, किस तरह वो प्लेयर पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, हमें भी अपने कोचेस को पूरी अथॉरिटी देनी चाहिए कि आप जाएं भाई, आप डिलीवर करके दें। आप ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, भाई किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि बस वो 5-6 महीनों के लिए आए और वो पाकिस्तानी टीम को ठीक कर रहे हैं। इंडिया से उनको भी सीखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। पाकिस्तान में अगर एक कोच आता है तो उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। प्रॉपर टाइम से मुराद ये नहीं है कि आप एक ट्रॉफ़ी के लिए उसको बुला लें, अब आने वाले चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए गेरी को बुला दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर टाइम दें उनको, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, 4 साल के बाद देखें वो क्या रिजल्ट देते हैं। जिस तरह इंडिया करता है, इंडिया 4-5 साल तक एक कोच को
ट्राई करता है, 4-5 साल बाद वो कोचेज़ जो होते हैं उनके जो प्लेन्स होते हैं वो प्लेयर्स में जाते हैं और प्लेयर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जब प्लेयर्स एक प्लेन्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिज़ल्ट आता है। अब ऐसा नहीं है कि आप आज मुझे एक चीज़ बता दें और कल मुझसे वो रिज़ल्ट मांग ले। तो ये तो कोई एग्ज़ाम तो 9 मैट्रिक का एग्ज़ाम तो होता नहीं है कि अचानक से मैं याद कर लूँ और सुना दूँ। इसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती है, उस चीज़ को खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अगर जब तक ये चीज़ आप नहीं करते, आप एक कोच को प्रॉपर टाइम नहीं देते, प्रॉपर मौका नहीं देते, ये चांस ही होता है ना, ये प्रॉपर चांस नहीं देते, तो आई थिंक वो कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जिस तरह गौतम गंभीर ने 7 ऑलराउंडर्स का स्टेटमेंट दिया है, इससे आप उनकी थिंकिंग का अंदाज़ा लगा सकते वो कितने आगे का सोचते हैं। अगर 7 ऑलराउंडर्स एक टीम में हो तो वो उसको हराना तो नामुमकिन सी बात होगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी सोच है। इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे जाने वाली है। तो आइए चलते हैं गाइस, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में।